हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज देखेंगे इम्यूनिटी। व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो उनके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर देखेंगे तो इम्यूनिटी के दो टाइप्स है। देर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। एक है इन्नेट इम्यूनिटी और सेकंड इज एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिटेल्स में देखा था कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या है, मैकेनिज्म क्या है इन्नेट इम्यूनिटी का, इन्नेट इम्यूनिटी के क्लासेस क्या है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या है। व्हाट इज द एडेप्टिव इम्यूनिटी? तो आज पढ़ेंगे हम लोग, आज देखेंगे हम लोग कि एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या है। सो एडेप्टिव इम्यूनिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी, तो एडेप्टिव इम्यूनिटी को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो एडेप्टिव इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉट एन नेचुरल इम्यूनिटी, बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होती है। ये हमें हमारी बॉडी में डेवलप होती है ड्यूरिंग लाइफ। ये हमारे बॉडी में डेवलप होती है, जैसे जैसे इन्फेक्शंस होते जाएंगे वैसे वैसे ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारे बॉडी में डेवलप होते जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे बॉडी में साल्मोनेला टाइफी, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे बॉडी में एंटर करता है साल्मोनेला टाइफी, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी पहले से नहीं होती इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में। जो भी इन्नेट इम्यूनिटी है वो वर्क करती है इसको डिस्ट्रॉय करने में। अगर ये बैक्टीरिया इन्नेट इम्यूनिटी से अगर बच जाए तो फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है हमारी। तो एक्वायर्ड जैसे ही ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है और इसको मारने के लिए कुछ सेल्स या कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि एंटीबॉडीज। दे फॉर्म एंटीबॉडीज टू किल दिस साल्मोनेला टाइफी। तो पहले ही एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में नहीं थे, मतलब इम्यूनिटी नहीं थी। बट जैसे ही ये साल्मोनेला टाइफी हमारे बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स बनाती है, कुछ सेल्स एक्टिवेट करती है। तो फिर ये एंटीबॉडीज इस साल्मोनेला टाइफी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये जो एंटीबॉडीज थी जिसने साल्मोनेला टाइफी को अभी डिस्ट्रॉय किया, वो पहले से नहीं थी, हमने इसको लाइफ में एक्वायर्ड किया है। ठीक है, जब साल्मोनेला टाइफी ये एंटर होगा हमारे बॉडी में तभी जाकर एंटीबॉडीज बनेगी। तो अभी सिर्फ हमारे बॉडी ने साल्मोनेला टाइफी के अगेंस्ट इम्यूनिटी को डेवलप किया है, इम्यूनिटी को एक्टिवेट किया है। तो जब कभी भी इन फ्यूचर ये बैक्टीरिया फिर से अगर हमारे बॉडी में एंटर करेंगे तो ऑलरेडी इम्यूनिटी डेवलप है इसके अगेंस्ट, तो हमारी इम्यूनिटी इसको किल करने में लग जाएंगे। बट सपोज अगर मान लो कि अगर दूसरा बैक्टीरिया अगर एंटर करता है, फॉर एग्जाम्पल क्लिप्शियला निमोनी, फॉर एग्जाम्पल कर लो क्लिप्शियला निमोनी, तो पहले तो हमारे बॉडी में इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हुई है। ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में पहली बार एंटर कर रहा है तो इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप नहीं है। एंटीबॉडीज बनी थी एस टाइप के अगेंस्ट, ये एंटीबॉडीज इसको किल नहीं कर सकती। तो इसको मारने के लिए अब हमारी बॉडी क्या करेंगे, दूसरे टाइप्स के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगी, दूसरे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगी कि जो सिर्फ क्लिप्शियला निमोनी को ही डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी इम्यूनिटी एक्वायर्ड करती है, इम्यूनिटी को डेवलप करती है, इसीलिए हम इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अब जो एंटीबॉडीज एस टाइफी को किल करती है वही एंटीबॉडीज निमोनी को नहीं डिस्ट्रॉय कर सकती, और जो एंटीबॉडीज इसके अगेंस्ट बनी है वो एंटीबॉडीज कभी भी साल्मोनेला टाइफी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या है, ये इम्यूनिटी वेरी स्पेसिफिक है, इट इज अ स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो इसको कहते हैं इट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी। स्पेसिफिक है, जैसे लॉक एंड की मॉडल होता है, एक चाबी से एक ताला एक ही चाबी से खुल सकता है, वो दूसरे चाबी से नहीं खुलता, उस मॉडल पे बेस है ये इम्यूनिटी। इट इज अ वेरी स्पेसिफिक, एक एंटीबॉडी दूसरे बैक्टीरिया को नहीं किल कर सकती। तो यह है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दिट इज अ वेरी स्पेसिफिक एंड डेवलप ड्यूरिंग द लाइफ।
जब ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है तब ये कुछ मेमोरी सेल्स भी क्रिएट करते हैं, ये कुछ मेमोरी सेल्स भी क्रिएट करते हैं। अब जब कभी भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में पहली बार एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं होती हमारे पास, तो जैसे ही एंट्री होती है हमारे बॉडी के सेल्स एक्टिवेट होते हैं, प्रोलिफरेशन होता है, उनका डिवीजन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, एंटीबॉडीज बनाते हैं और कुछ मेमोरी सेल्स भी बनाते हैं। तो सेम बैक्टीरिया जब दूसरी बार हमारे बॉडी में एंटर करेगा तो ऑलरेडी इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमारे पास मेमोरी सेल है, ये मेमोरी सेल डायरेक्टली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे और ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेंगे। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स एंड it involves some cells, it involves some cells and chemical signals, these are interconnected with each other। अब कौन से सेल इन्वॉल्व होते हैं इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी में? बी lymphocytes and T lymphocytes। The cells and these chemical signals are interconnected and this immunity is a very complex process। cell involves are B lymphocyte, T lymphocytes। जो केमिकल सिग्नल्स है ये सिग्नल्स कहां से इनिशिएट होते हैं? दिस सिग्नल्स आर इनिशिएटेड ड्यूरिंग इनेट इम्यूनिटी। तो जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर करता है तो सबसे पहले इनेट इम्यूनिटी वर्क करती है। जब इनेट इम्यूनिटी वर्क करती है कुछ केमिकल सिग्नल्स रिलीज करती है वो, ये केमिकल सिग्नल्स फिर एडेप्टिव इम्यूनिटी को एक्टिवेट करते हैं। तो इसीलिए एडेप्टिव इम्यूनिटी को एक्टिवेट करते हैं मतलब बी सेल को बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करते हैं फॉर द एडेप्टिव इम्यूनिटी। सो एडेप्टिव इम्यूनिटी एंड इनेट इम्यूनिटी आर इंटरकनेक्टेड। तो एक सिंपल प्रोसेस से हम लोग समझेंगे कि एडेप्टिव इम्यूनिटी और ये इनेट इम्यूनिटी कैसे कनेक्टेड है। अगर कोई बैक्टीरिया अगर माउथ से होकर थ्रोट तक पहुंचे और थ्रोट के म्यूकस मेम्ब्रेन को अगर वो ब्रेक कर दे, थ्रोट के म्यूकस मेम्ब्रेन को अगर पेनिट्रेट करके अंदर अगर चले जाए तो इस लोकल साइट पे कुछ फैगोसाइटिक सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। कुछ फैगोसाइटिक सेल्स एक्टिवेट होते हैं, फॉर एग्जांपल डेंड्राइटिक सेल्स। ये फैगोसाइट्स ऑन एक्टिवेशन इन बैक्टीरिया को एंगल्फ करेंगे, और इसका फैगोसाइटोसिस करेंगे। तो जैसे ये फैगोसाइट इन बैक्टीरिया को एंगल्फ करते हैं तो ये फैगोसाइट्स कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जिसे साइटोकाइंस या कीमोकाइंस कहेंगे। जैसे कुछ साइटोकाइंस रिलीज करेंगे ये फैगोसाइट्स। अब ये साइटोकाइंस रिक्रूट करते हैं अदर टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज। ये साइटोकाइंस एट द साइट ऑफ इंफेक्शन बाकी दूसरे डब्ल्यूबीसीज का माइग्रेशन करवाते हैं और फिर ये डब्ल्यूबीसीज यहाँ पर इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। यहाँ पर क्या होगा? इन्फ्लेमेशन। सो दिस इज द इनेट इम्यूनिटी। जैसे ये फैगोसाइट ने इस बैक्टीरिया को इंगल्फ किया, साइटोकाइन रिलीज होते हैं, दूसरे डब्ल्यूबीसीज का रिक्रूटमेंट होता है और इन्फ्लेमेशन होता है। बट ये जो फैगोसाइट है इस बैक्टीरिया का फैगोसाइटोसिस करेगा, और जैसे ही फैगोसाइटोसिस करेगा उसके सरफेस के ऊपर ही एंटीजन को प्रेजेंट करेगा। जैसे ही फैगोसाइटोसिस होगा और ये फैगोसाइटोसिस होने के बाद ये फैगोसाइट इस बैक्टीरिया को लेकर लोकल लिम्फ नोड में एंटर करता है। ये फैगोसाइट लोकल लिम्फ नोड में एंटर करता है और इस फैगोसाइट के सरफेस के ऊपर अब क्या है? एंटीजन प्रेजेंट है। दिस इज द एंटीजन। अब ये फैगोसाइट विद दिस एंटीजन stimulate the activation of lymphocyte, T lymphocyte, either T lymphocyte or B lymphocyte, either T lymphocyte or B lymphocyte। On activation, this T lymphocyte or B lymphocyte gets
proliferated. Gets proliferated. अगर बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होता है तो ये बी लिम्फोसाइट मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और साथ साथ एंटीबॉडीज भी प्रोडक्शन करते हैं, एंटीबॉडीज का भी प्रोडक्शन होता है। जैसे ये एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है, ये ब्लड वेसल के थ्रू ये रीच करते हैं लोकल साइट तक। जैसे ही लोकल साइट पे पहुंचेंगे ये उन बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेंगे। अगर टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होते हैं, टी लिम्फोसाइट में अगर साइटोटॉक्सिक टी सेल अगर एक्टिवेट होते हैं तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल ब्लड वेसल के थ्रू माइग्रेट करेंगे और इन बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करेंगे। अगर टी हेल्पर सेल अगर एक्टिवेटेड होते हैं तो ये टी हेल्पर सेल एक तो बी सेल को एक्टिवेट करेंगे या अदर कोई इम्यून मैकेनिज्म को एक्टिवेट करेंगे। सो दिस इज द ये एक बेसिक प्रोसेस है कि जिससे पता चलता है कि इनेट इम्यूनिटी और ये एडेप्टिव इम्यूनिटी दोनों कनेक्टेड है, दोनों इंटरकनेक्टेड है, दोनों एक साथ वर्क करते हैं। तो एक बेसिक प्रोसेस है। एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स इन्वॉल्व्स टू टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म्स। तो देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी। So adaptive immune response involves two types of mechanism. First is cell mediated immune response. The second one is antibody mediated immune response. So in first immune response कुछ सेल्स इन्वॉल्व होते हैं और इन एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होते हैं। तो पहले देखेंगे हम लोग सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। So cell mediated immune response involve the activation of two types of cell, the activation of cytotoxic T cell and the activation of helper T cell. The activation of these cells is depend on the type of antigen. The antigen either endogenous or exogenous. एंडोजन एंटीजेंस मीन्स जो एंटीजन सेल के अंदर है, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन में। और एक्सोजेनस एंटीजन मतलब कि जो एंटीजन सेल के बाहर है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। अगर एंडोजेनस एंटीजन प्रेजेंट है तो क्या होता है देखेंगे हम लोग। अगर वायरल इन्फेक्शन हो या फिर कोई सेल के अंदर अगर ट्यूमर फॉर्म हो तो कुछ नए एंटीजन जनरेट होते हैं उस सेल के अंदर। तो अगर सेल के अंदर अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो क्या होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे एक सेल है, सेल के अंदर अगर एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो दिस इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज द गोल्गी apparatus। अगर मान लो कि कोई वायरस इस सेल के अंदर एंटर करता है तो वायरस अपना न्यूक्लिक एसिड रिलीज कर देता है और इस न्यूक्लिक एसिड से बहुत सारे प्रोटीन्स और वायरल का स्ट्रक्चर बनते हैं। इस प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है, इस प्रोटीन का डिग्रेडेशन होकर कुछ फ्रेगमेंट्स बनते, कुछ पेप्टाइड्स बनते। जैसे ये पेप्टाइड्स बनेंगे, जैसे ये एंटीजन बनेंगे, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक सरफेस मार्कर फॉर्म होता है जिसको कहते हैं हम लोग एमएससी क्लास 1 मॉलिक्यूल, एमएससी क्लास 1 मॉलिक्यूल। अब जैसे ही एमएससी क्लास 1 मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, ये इस पेप्टाइड के साथ, इस एंटीजन के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है और इस सरफेस पे ट्रेवल करता है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, अब ये कहां पर है, इस
सरफेस पे, और इस MSC क्लास 1 मॉलिक्यूल पे क्या अटैच है, एंटीजन, जो डिग्रेडेड एंटीजन है वो। अब ये जो MSC क्लास 1 पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है, अब ये एंटीजन एक दूसरे सेल को, टी लिम्फोसाइट को प्रेजेंट करेगा। अब कौन से टी लिम्फोसाइट को प्रेजेंट करेगा, ऐसे टी लिम्फोसाइट को प्रेजेंट करेगा कि जिसके सरफेस पे इस एंटीजन के लिए रिसेप्टर हो और एक को रिसेप्टर हो। कौन सा को रिसेप्टर, CD8 को रिसेप्टर। अब यहां पर क्या होगा, एक टी लिम्फोसाइट आएगा, टी लिम्फोसाइट, इसके सरफेस पे इस एंटीजन को बाइंड करने के लिए एक रिसेप्टर है जिसे कहते हैं हम लोग टी सेल रिसेप्टर, और ये है MSC क्लास 1 मॉलिक्यूल। अब ये टी सेल रिसेप्टर के साथ साथ इस टी सेल पे एक को रिसेप्टर रहेगा कि जो इस MSC क्लास 1 मॉलिक्यूल से बाइंड होगा। ये को रिसेप्टर है CD8, और जिस टी लिम्फोसाइट पे ये CD8 नाम का को रिसेप्टर होता है उनको कहते हैं हम लोग साइटोटॉक्सिक टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल। अब जैसे ये वायरस ने इस सेल को इन्फेक्ट किया, एंटीजन एंडोजिनस है, सेल के अंदर एंटीजन है, उस एंटीजन का, उस प्रोटीन का प्रोसेसिंग होगा, एंटीजन के फ्रेगमेंट्स बनेंगे, MSC क्लास 1 का प्रोडक्शन होगा, MSC क्लास 1 और एंटीजन का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। वो कॉम्प्लेक्स ट्रेवल करेगा इस सेल के सरफेस के ऊपर। जैसे ही MSC क्लास 1 मॉलिक्यूल इस एंटीजन के साथ सरफेस पे आएगा, वो अट्रैक्ट करेगा, वो साइटोकाइंस रिलीज करेगा और अट्रैक्ट करेगा टी लिम्फोसाइट को, ऐसे टी लिम्फोसाइट को जिसके ऊपर इस एंटीजन के लिए टी सेल रिसेप्टर हो और एक CD8 नाम का को रिसेप्टर हो। जैसे ही ये टी लिम्फोसाइट यहाँ पर MSC क्लास 1 के ऊपर जो एंटीजन है उसके साथ बाइंड करेगा, जैसे साइटोटॉक्सिक टी सेल इनके ऊपर होते हैं CD8 रिसेप्टर, तो ये जैसे ही साइटोटॉक्सिक टी सेल इस एंटीजन के साथ बाइंड करेंगे, ये एक्टिवेट हो जाएंगे और कुछ साइटोटॉक्सिन रिलीज करेंगे। ये क्या करेंगे, कुछ साइटोटॉक्सिन रिलीज करेंगे, जैसे कि परफोरिन, जैसे परफोरिन नाम का साइटोटॉक्सिन रिलीज करेंगे। अब ये परफोरिन उस वायरल इन्फेक्टेड सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक होल फॉर्म करेंगे। उस होल के थ्रू, होल फॉर्म करने के बाद जो वायरल इन्फेक्टेड सेल है उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा। ये साइटोटॉक्सिन के साथ साथ और एक केमिकल रिलीज करता है इस टी लिम्फोसाइट, इसे कहते हैं हम लोग ग्रैन्युलाइसिन। ये ग्रैन्युलाइसिन भी इस वायरल इन्फेक्टेड सेल के अंदर जाएगा और इसका एपोप्टोसिस करेगा, इट परफॉर्म एपोप्टोसिस। सो इस तरह से जब एंडोजिनस अगर एंटीजन है तो साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट हो गए और वो डायरेक्टली इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे, किल करेंगे। अब देखेंगे अगर एंटीजन एक्सोजिनस है तो क्या होता है, अगर एंटीजन एक्सोजिनस है तो क्या होगा, एक्सोजिनस एंटीजन मतलब जो एंटीजन सेल के बाहर है। जैसे कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में देखेंगे तो वो बैक्टीरिया सेल के बाहर रहता है। तो मान लो कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एक्सोजिनस एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन सेल के बाहर है, फॉर एग्जांपल जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो जैसे ही बैक्टीरिया आता है तो ये सेल क्या करता है, इसका फैगोसाइटोसिस करता है, इसको एंगल्फ करता है, इस एंटीजन को एंगल्फ करता है। अब ये एंटीजन आएगा इस सेल के अंदर। जैसे ही एंटीजन इस सेल के अंदर आता है तो ये लाइसोसोम के साथ बाइंड होकर फैगोलाइसोसोम बनाता है, और जैसे ही फैगोलाइसोसोम बनता है, लाइसोसोम इस एंटीजन के फ्रेगमेंट्स करता है।
जैसे इसके फ्रेगमेंट करता है, इस एंटीजन के फ्रेगमेंट जैसे ही बनेंगे तो यहां पर क्या होता है, एक एमएससी क्लास, एमएससी मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन होता है। एम अब यहां जो एमएससी मॉलिक्यूल बनेगा वो है एमएचसी क्लास 2। जो इंडोजिनस में था वो एमएससी क्लास 1 था, और ये एक्सोजिनस है, इसमें एमएससी क्लास 2 है। तो ये एमएससी क्लास 2 एंटीजन के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके सरफेस के ऊपर अटैच हो जाएगा। तो जैसे ये अटैच होता है तो ये टी सेल लिम्फोसाइट को माइग्रेट करता है, अट्रैक्ट करता है अपने तरफ। तो टी लिम्फोसाइट आकर इस एंटीजन के साथ बाइंड होते हैं, और टी लिम्फोसाइट पे को रिसेप्टर रहता है जिसको कहते हैं हम लोग CD4। तो जिस टी लिम्फोसाइट के ऊपर ये CD4 को रिसेप्टर है, वो आकर इस MSC क्लास 2 मॉलिक्यूल पे बाइंड होते हैं। तो जैसे इस कॉम्प्लेक्स पे, जैसे इस एंटीजन पे टी लिम्फोसाइट के रिसेप्टर बाइंड होते हैं, तो ये टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होते हैं। और ये जो टी लिम्फोसाइट, इनको कहते हैं हम लोग टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल। तो टी हेल्पर सेल के ऊपर CD4 नाम के रिसेप्टर होते हैं, जो रिकॉग्नाइज करते और बाइंड करते किसके ऊपर, इस एंटीजन के ऊपर, जिसने जो एंटीजन MSC क्लास 2 मॉलिक्यूल ने प्रेजेंट किया है। तो जैसे ही टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होते हैं तो ये स्टिमुलेट करते हैं, इट स्टिमुलेट दिस टी हेल्पर सेल। स्टिमुलेट किसको, एक तो मैक्रोफेजेस को स्टिमुलेट करेंगे, न्यूट्रोफिल को स्टिमुलेट करेंगे, डेंड्राइटिक सेल को स्टिमुलेट करेंगे। और ये सेल क्या करते हैं, दिस इनिशिएट द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। इनके साथ साथ साइटोटॉक्सिक टी सेल को स्टिमुलेट करेंगे और बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करेंगे। अगर साइटोटॉक्सिक टी सेल स्टिमुलेट होते हैं तो डायरेक्टली वो किल डिस्ट्रॉय करेंगे इन्फेक्टेड सेल को या जो भी बैक्टीरिया उसको। अगर बी लिम्फोसाइट स्टिमुलेट होते हैं तो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोडक्शन करके जो भी पैथोजन है उसका डिस्ट्रक्शन करेंगे। तो ये है सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। Now we see the antibody mediated immune response. Antibody mediated immune response. अब इसमें क्या होता है, कुछ बी सेल्स होते हैं, बी सेल्स जिनके सेल के सरफेस पे कुछ एंटीबॉडीज हैं। Now these antibodies recognize exogenous antigen। जब कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है तो वो सेल के बाहर होता है, तो एंटीबॉडीज जो बी सेल के सरफेस के ऊपर है वो क्या करेंगे कि एक्सोजिनस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे और उस एक्सोजिनस एंटीजन के साथ बाइंड करेंगे। तो जैसे ही ये एंटीबॉडी उस एक्सोजिनस एंटीजन के साथ बाइंड होता है, ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का इंटरनलाइज होता है। अब ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है वो अब सेल के अंदर चले जाएगा, वो सेल के अंदर चले जाएगा। तो जैसे ये सेल के अंदर चले जाता है, जैसे ही इसका इंटरनलाइज होता है, अब इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का डिग्रेडेशन होगा। और जैसे ही डिग्रेडेशन होता है इसका, उस एंटीजन के कुछ फ्रेगमेंट्स बनेंगे, उस एंटीजन के कुछ फ्रेगमेंट्स बनेंगे, उस पैथोजन के फ्रेगमेंट्स बनेंगे। और जैसे ही फ्रेगमेंट्स बनेंगे उधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में MSC क्लास 2 मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होगा। MSC क्लास 2 मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होगा, और ये MSC क्लास 2 मॉलिक्यूल इस फ्रेगमेंटेड एंटीजन के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके बैक्टीरियल सरफेस पे आ जाएगा, इस बैक्टीरिया के सरफेस पे आ जाएगा। So now this is a MSC class 2
MSC क्लास 2 एंटीजन कॉम्प्लेक्स। अब ये बी सेल क्या करेगा, इस एंटीजन को दूसरे सेल को प्रेजेंट करेगा। अब कौन से सेल को प्रेजेंट करेगा, जब MSC क्लास 2 मॉलिक्यूल है तो ऑब्वियसली वो हेल्पर टी सेल को प्रेजेंट करेगा। तो यहां पर हेल्पर टी सेल अट्रैक्ट होंगे, हेल्पर टी सेल्स अट्रैक्ट होंगे और हेल्पर टी सेल के ऊपर इस एंटीजन के लिए रिसेप्टर है, इसलिए इस एंटीजन के साथ बाइंड होगा और साथ साथ एक को रिसेप्टर है जो MSC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड होगा। ये को रिसेप्टर है CD4। अब जैसे ही ये टी हेल्पर सेल इस एंटीजन के साथ बाइंड होता है तो ये टी हेल्पर सेल अब एक्टिवेट हो जाएगा और कुछ साइटोकाइन रिलीज करेगा, कुछ साइटोकाइन रिलीज करेगा। अब ये साइटोकाइन दूसरे बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करते हैं। ये साइटोकाइन क्या करेंगे, दूसरे बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेंगे और जैसे ही ये बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होंगे इनका प्रोलिफरेशन होगा, दे प्रोलिफरेट एंड दे डिफरेंशिएट इनटू अ प्लाज्मा सेल, they differentiate into a plasma cells and memory cells, they differentiate into plasma cell and memory cells। तो जैसे ये हेल्पर टी सेल साइटोकाइन रिलीज करेंगे, साइटोकाइन इस बी सेल को एक्टिवेट करेंगे। जैसे ही ये बी सेल एक्टिवेट होगा इसका पहले प्रोलिफरेशन होगा, प्रोलिफरेशन मतलब डिवीजन ऑफ बी सेल्स, बहुत सारे बी सेल्स बनेंगे और फिर इनका डिफरेंशिएशन होगा। तो डिफरेंशिएशन होता है तब प्लाज्मा सेल्स बनेंगे और मेमोरी सेल्स बनेंगे। ये प्लाज्मा सेल्स क्या करेंगे, प्लाज्मा सेल्स देन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, दिस प्लाज्मा सेल नाउ प्रोड्यूस एंटीबॉडीज और ये एंटीबॉडीज उस जो पैथोजन था उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। और ये जो मेमोरी सेल बने हैं इन फ्यूचर जब भी वो सेम पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया या पैथोजन एंटर करेगा तो ये मेमोरी सेल डायरेक्टली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय करेंगे। सो दिस इज द एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स एंड दिस इज द टी सेल डिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन, दिस इज द टी सेल डिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन। ये कब होता है, जब जो एक्सोजेनस एंटीजन उसका प्रोटीन नेचर होगा। जब एंटीजन अगर प्रोटीन है तो उसका, अगर एंटीजन प्रोटीन है तो जो बी सेल का एक्टिवेशन है वो टी सेल के ऊपर डिपेंड करता है, जो बी सेल का एक्टिवेशन है वो टी सेल के ऊपर डिपेंड करता है। कब, जब एंटीजन प्रोटीन नेचर है। बट अगर एंटीजन अगर पॉलीसैकेराइड है या न्यूक्लिक एसिड है तो डायरेक्टली बी सेल एक्टिवेट होते हैं और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी। हमने देखा कि सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कैसे होता है, हमने देखा एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कैसे होता है। Now we see the types of adaptive immunity. There are two types of adaptive immunity. First is active acquired immunity and second is passive acquired immunity. Second is passive acquired immunity. Now this active acquired immunity is again classified into two types, and that are natural active immunity and
आर्टिफिशियल एक्टिव immunity. And this passive acquired immunity is also again classified into two types, that are natural passive immunity and artificial passive immunity. Artificial passive immunity. So ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी मतलब द एक्टिवेशन ऑफ इम्यूनिटी बाय एंट्री ऑफ पैथोजन। जब हमारे बॉडी में कोई पैथोजन एंटर करता है तब जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको कहते हैं हम लोग एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दिस इज द एक्टिवेशन ऑफ इम्यूनिटी, एक्टिवेशन ऑफ इम्यूनिटी बाय पैथोजन। जब पैथोजन एंटर करेगा हमारे बॉडी में तब जो इम्यूनिटी हमारे बॉडी में डेवलप होगी उसे कहेंगे हम लोग एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इसके दो टाइप हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, इट मींस द एंट्री ऑफ पैथोजन बाय नेचुरल मींस। ठीक है, जब कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी में नेचुरली एंटर करेगा तब जो इम्यूनिटी हमारे बॉडी में डेवलप होती है उसको कहेंगे हम लोग नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर साल्मोनेला टाइफी हमारे बॉडी में एंटर होता है तो डिसीज होता है टाइफाइड। तो ये जो साल्मोनेला टाइफी है हमारे बॉडी में बाय नेचुरल मींस एंटर होगा, बाय नेचुरली एंटर होगा, और तब हमारी बॉडी जो इम्यूनिटी डेवलप करेगी उस इम्यूनिटी को हम लोग कहेंगे नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। फिर है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। इसमें क्या होगा, पैथोजन की एंट्री तो होगी बट वो नेचुरल नहीं रहेगी, वो आर्टिफिशियल रहेगी बाय वैक्सीन। ठीक है, इंडक्शन, जैसे कहेंगे हम लोग इंडक्शन ऑफ इम्यूनिटी बाय वैक्सीन या एक्टिवेशन ऑफ इम्यूनिटी बाय वैक्सीन। तो जब हम कोई वैक्सीन हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं तब हमारी बॉडी जो इम्यूनिटी डेवलप करेंगी उसको कहेंगे हम लोग आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो वैक्सीन्स क्या होते हैं, वैक्सीन्स आर द बायोलॉजिकल प्रिपरेशन ऑफ किल्ड और लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो दिस इज द एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, जब हम रेडीमेड एंटीबॉडीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हम लोग ट्रांसफर करेंगे तब उसको कहेंगे हम लोग पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ट्रांसफर ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज, जब रेडीमेड एंटीबॉडीज हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर करेंगे तब उसको कहेंगे हम लोग पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब ये जो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये थोड़ा स्लो होता है। ठीक है, जब कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करता है तो उसको एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसीलिए जो पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो बहुत ही फास्ट होती है, वो बहुत ही क्विक होती है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने डायरेक्टली रेडीमेड एंटीबॉडी ट्रांसफर कर दी। जैसे नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि जो रेडीमेड एंटीबॉडी का ट्रांसफर है वो नेचुरल मीन से होता है, बाय नेचुरल वे। जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी fetus receives antibody from mother through placenta. अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मदर में फीटस, मदर की यूट्रस में जो फीटस है वो रेडीमेड एंटीबॉडीज मदर से रिसीव करता है थ्रू प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा के थ्रू वो फीटस एंटीबॉडीज रिसीव करता है, बट इस प्लेसेंटा के थ्रू सिर्फ IgG नाम का एंटीबॉडीज ही उस फीटस में एंटर कर सकता है। सिर्फ ये IgG प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, इसे छोड़कर कोई भी एंटीबॉडीज इस प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेगा। तो फीटस क्या करेगा, सिर्फ IgG नाम का एंटीबॉडीज मदर से रिसीव करेगा। ठीक है, तो ये हो गया नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। अब आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि जो रेडीमेड एंटीबॉडीज है वो हम लोग आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल एंटीविनोम, मतलब एंटी विनोम, अगर स्नेक बाइट होता है तो उस स्नेक बाइट के थ्रू हमारे बॉडी में उस स्नेक का विनोम एंटर करता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उस विनोम के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनाते हैं उसको हम लोग आर्टिफिशियली उस पेशेंट में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो एंटीबॉडीज है, रेडीमेड एंटीबॉडीज, ये बहुत ही क्विक रिएक्शन दिखाती है। अगर वो स्नेक बाइट होता है तो वो विनोम का जो एक्शन होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें रेडीमेड एंटीबॉडी की आवश्यकता होती है। तो वो रेडीमेड एंटीबॉडीज जब हम आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करते हैं किसी भी पेशेंट में, तब जो इम्यूनिटी होती है उसको कहते हैं हम लोग आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। So these are the types of immunity, and this is all about the adaptive immunity. I hope you guys understand. So thank you guys for watching my video. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। अगर इस टॉपिक पे आपको अगर नोट्स चाहिए तो कमेंट पे लिखिए आप, या मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।